हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को जितने में हमारे जीएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वीडियो नंबर 7वां है और यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 आपका आज शुरू हो रहा है और आज ख़त्म भी हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे हमें हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ना है, मतलब मनोरोग के इतिहास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक लॉन्ग के लिए और एक शॉर्ट के लिए। लॉन्ग वाला क्वेश्चन है आपका NHM मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। नेशनल राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में तो वो भी बताएंगे और साथ में एक क्वेश्चंस बताएंगे कि ट्रेंड्स मतलब ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, मतलब साइकेट्रिक नर्सिंग में कैसे क्या परिवर्तन हुआ है, नए नए परिवर्तन, इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आप लोग जो है देखे थे कि ट्रेंड्स इन पेडियाट्रिक नर्सिंग मतलब शिशु नर्सिंग में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार से आज भी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मनोरोग में क्या क्या नए नए परिवर्तन हुए हैं, यानी ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ओके, चलिए देखते हैं। बस यही 2 क्वेश्चन है जो कि यूनिट नंबर 2 में महत्वपूर्ण है। बाकी के क्वेश्चन इतिहास वगैरह है तो उतना इतिहास वगैरह यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग को 5-6 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पॉइंट सब देखे हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उसी प्रकार से मनोरोग नर्सिंग में भी नए परिवर्तन हुए हैं, ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, चलिए परिवर्तन के बारे में देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे विज्ञान व तकनीक के विकास से मानव जीवन में हाल ही के वर्षों में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिसके फलस्वरूप मनोरोग नर्सिंग विज्ञान के क्षेत्र में भी निम्न परिवर्तन व विकास हुआ है। देखिए, हुआ ये है कि जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए चीज़ों का विकास होते जा रहा है। ठीक है, नए नए तकनीकों का इन्वेंशन होते जा रहा है। तो ऐसे में कुछ वर्षों से ये ज़्यादातर देखा जा रहा है, एक परिवर्तन आया है कि हर एक विभाग में जो है नए नए तकनीक विकसित हुए हैं, नए नए विकास हुआ है, जिससे मानव का जीवन जो है काफ़ी हाल के समय में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। उसी प्रकार से जो है मनोरोग नर्सिंग में भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन और विकास हुआ है, यानी बहुत सारे ट्रेंड्स जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में आए हैं, परिवर्तन आए हैं साइकेट्रिक नर्सिंग में, मनोरोग नर्सिंग में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे परिवर्तन हो जाता है, बैठे बैठे कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन के लिए नए नए चीज़ें आता है, उस चीज़ का विकास डेवलपमेंट होता है, तब जाके उस चीज़ में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं साइकेट्रिक नर्सिंग जो सिलेबस है, जो पढ़ना है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे विकास हुआ है, चीज़ें को नए नए तकनीकें इसमें आया होगा, तब जाके इसका जो है इस क्षेत्र का विकास हुआ है नए नए परिवर्तन आने से। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला जो परिवर्तन है यहाँ पे देखिएगा, मनोरोग शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। अब जो मनोरोग है साइकेट्रिक नर्सिंग है, तो ये तो शिक्षा में ही जो आप पढ़ रहे हैं अभी मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, यह भी आपका साइकेट्रिक नर्सिंग है और ये परिवर्तन के तहत ही जीएनएम के सिलेबस में शामिल किया गया। परिवर्तन हुआ तभी तो जीएनएम के सिलेबस में शामिल हुआ ना, तो यही चीज़ें हैं। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोरोग के परिवर्तन हुए वो कौन सा परिवर्तन है, देखिए। तो मनोरोग नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, ट्रेंड्स इन फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा के हर क्षेत्र में विशेषज्ञता का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार नर्सिंग के क्षेत्र में अनेकों विषय में विशेषज्ञता के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई। देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में चाहे जिस भी रोजगार, आप बीए भी नॉर्मली करते हैं तो बीए में आप एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, उससे ऑनर्स करते हैं, फिर बीए के आगे आप जब जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे भी उसी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च का काम करना पड़ता है, खोज का काम करना पड़ता है, और डॉक्टरेट में आप उस चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से आपको डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है। तो उस चीज़ से हर एक विषय में इसी प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग में भी विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइज के लिए जो है यह क्या हुआ, नर्सिंग के क्षेत्र में साइकेट्रिक नर्सिंग को शुरू किया गया, ताकि लोग चाहें तो जिस प्रकार से चाइल्ड हेल्थ के लिए पेडियाट्रिक नर्सिंग में स्पेशलाइज होते हैं, मेडिकल सर्जिकल में स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो है मेंटल हेल्थ में भी साइकेट्रिक नर्सिंग में भी लोग अपने नर्सिंग करियर में चुन सके और स्पेशलाइज जो है इसमें आगे का कोर्स कर सके। जैसे बीएससी होता है, जीएनएम पोस्ट बीएससी करेगा, उसके बाद जो है एमएससी करेगा। ठीक है, तो इस सब में स्पेशलाइज जो है साइकेट्रिक नर्सिंग में विशेषज्ञ बनेगा, इसके लिए जो है इसमें परिवर्तन किया गया, परिवर्तन हुआ। ठीक है,
जैसे 1965 में जीएनएम पाठ्यक्रम में मनोरोग के कुछ घटकों के रूप में सम्मिलित किया गया। जैसे सर्वप्रथम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइकेट्रिक नर्सिंग कब ज्वाइन लिया, तो 1965 में कुछ जो चीज़ों का है शामिल किया गया साइकेट्रिक नर्सिंग का। 1965 में ही बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में मनोरोग को आईएनसी द्वारा मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। अब जीएनएम में कुछ घटक को ही शामिल किया गया, बट जो 1965 में ही जो बीएससी नर्सिंग में भी शामिल हुआ तो यहाँ पे एक मेन सब्जेक्ट के रूप में शामिल हुआ आईएनसी के तहत। ठीक है, अब जानते हैं कि आईएनसी ही जो है सिलेबस को तय करता है। 1965 अब कोई ये लोग कहता होगा कि 1965 में जो है बीएससी जीएनएम, तो जीएनएम कोई नया नहीं है। देख लिए ना कि 1965 में भी जी साइकेट्रिक नर्सिंग इसमें आया और 1965 में बीएससी में भी आया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 1975 में आईएनसी द्वारा आरएके नर्सिंग कॉलेज दिल्ली में साइकेट्रिक में एमएससी नर्सिंग प्रारंभ हुआ, जो बाद में अनेकों संस्थान द्वारा अपनाया गया। 1975 में सर्वप्रथम जो है एमएससी जो मास्टर ऑफ नर्सिंग होता है, यहाँ पे जो है साइकेट्रिक नर्सिंग को शामिल किया गया सिलेबस में, और यह आरएके कॉलेज नर्सिंग के कॉलेज जो है दिल्ली में शुरू किया गया। उसके बाद जो है चलकर जो आगे सभी संस्था द्वारा धीरे धीरे इसे अपनाया गया। ठीक है, चलिए 1986 में देखिएगा कि आईएनसी द्वारा जीएनएम में साइकेट्रिक नर्सिंग के सभी पहलुओं को अनिवार्य तौर से सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात आईएनसी द्वारा साइकेट्रिक में एमफिल तथा पीएचडी साइकेट्रिक नर्सिंग के विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। अब देखिए 1965 में कुछ घटक कहीं शामिल किया गया था जीएनएम में, बट 1986 में 21 साल के बाद जो है क्या किया गया कि जो है जीएनएम में जितने भी साइकेट्रिक नर्सिंग के महत्वपूर्ण जो अनिवार्य चीज़ें हैं जो पढ़ना है वो सबको शामिल किया गया, और इसके तहत आप जो है अभी एक साइकेट्रिक नर्सिंग का बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके पश्चात हुआ ये कि आईएनसी द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग में एमफिल और पीएचडी डॉक्टरेट का भी डिग्री क्यों देने लगा, ताकि विशेषज्ञ तैयार किया जा सके साइकेट्रिक का। ठीक है, तो इस प्रकार से यह शिक्षा में हुए परिवर्तन है जो कि साइकेट्रिक नर्स में हुआ दिखा। ठीक है, चलिए दूसरा है नर्स की भूमिका का नया अर्थ, ट्रेंड्स इन रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। अब जो नर्स है उसका भूमिका का एक नया अर्थ निकल के आया है। साइकेट्रिक नर्सिंग का परिवर्तन जब हुआ, आगे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, तो इसमें ये देखा गया कि नर्स की जो भूमिका है यह एक नया अर्थ बताता है। मतलब इसमें जो भी चूँकि मनोरोग एक मानसिक रोगों का देखभाल करना होता है, तो इसमें नर्स को बहुत ज़्यादा जो है अपने ऊपर जो है कर्तव्यों का जो है दबाव रहता है, बोझ रहता है कि कैसे इस प्रकार के मरीजों से हैंडल किया जा सके, कैसे इस प्रकार को जो है मरीजों को कंट्रोल में किया जा सके, कैसे इसके साथ बिहेव करना है। मतलब इस साइकेट्रिक मरीजों का जो है नर्स के लिए एक नया चैलेंजिंग जो है भूमिका मीनिंग बताया कि आखिर रियल जो है नर्स की भूमिका पता चलता है जब ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन होता है तो, और साइकेट्रिक में तो सभी क्रिटिकल ही में जो है पेशेंट रहता है। तो यह एक जो है क्या किया, नर्स का भूमिका का नया अर्थ बताया कि कैसे आखिर में जब एक मानसिक रोग से पीड़ित मरीजों से सामना होगा तो नर्स का एक अच्छा सा रोल वहाँ पे निखर के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है आजकल नर्स सिर्फ अस्पताल में स्टाफ ही न होकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता प्रदान करती है। कौन कौन कार्यों में, तो देख लीजिए यहाँ पे किन किन कार्यों में सहायता करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए क्या क्या चीज़ों में सहायता करती है। तो सबसे पहले है प्राथमिक देखभालकर्ता की भूमिका में सामुदायिक मनोरोग की भूमिका होती है। ठीक है, यह नर्स जो है प्राथमिक देखभाल में भी सहायता करती है। ठीक है, रोगी को मनोचिकित्सा भी, ठीक है, साइकोथेरेपी भी प्रदान करती है। मानसिक स्वास्थ्य दल के सदस्य के रूप में भी ये काम करती है, मेंटल हेल्थ टीम के रूप में भी। मानसिक शिक्षा प्रदान करने में भी स्वास्थ्य कर्मी को जो है परामर्श देती है। तो ये सब चीज़ें होता है। मनोरोग विज्ञान में कार्यक्रम का आयोजक के रूप में भी ये काम करती है। शोधकर्ता रिसर्चर के रूप में भी ये काम करती है। मतलब नर्स को अलग अलग भूमिका भी जो है बदल गया, धीरे धीरे परिवर्तन आया नर्स के भूमिका में भी। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में तो परिवर्तन हुआ है, दूसरा नर्स के भूमिका में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, जो कि ये भूमिका सब इस प्रकार से करती है। ठीक है, तीसरा जो परिवर्तन आया, ट्रेंड्स हुआ, वो है मनोरोग नर्सिंग में एक स्तर विकसित होने का परिवर्तन। अब इसमें एक स्तर विकसित होने का परिवर्तन ये है कि मनोरोग प्रारंभ में जो है मानसिक रोग के उपचार हेतु कोई मानक उपलब्ध नहीं थे। मतलब कोई जो है स्टैंडर्ड जो है सेट नहीं था, परंतु धीरे धीरे मानसिक रोग विज्ञान का विकास हुआ। एक स्तर का मतलब होता है कि एक लेवल सेट होना, जहाँ पे मानसिक रोगियों का वहाँ तक लेवल जो है स्तर प्राप्त किया जा सके। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें परिवर्तन आया साइकेट्रिक नर्सिंग में, तो यहाँ पे एक लेवल का विकसित हुआ, जहाँ पे देखभाल में मरीजों को, मानसिक रोग मरीजों को एक स्तर सेट हुआ, जहाँ पे उस स्तर तक जो है देखभाल करने में जो है मदद होता है, और उतना प्राप्त करने में, कम से कम उस लेवल तक पहुँचने में जो है लोगों को ये पता रहता है कि हमें जो है इस मानसिक रोग में इतने लेवल
लेवल तक पहुंचना है, इतने मरीज को इतने तक ठीक हो सकता है मरीज, इसके लिए कार्य करता है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले इसमें कोई मानक ठीक नहीं था, दवाई दे दिया, हाँ ठीक हुआ तो हुआ, नहीं ठीक हुआ तो कोई ऐसा चीज़ें नहीं था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो एक मानक सेट हुआ, एक विकास का स्तर सेट हुआ नर्सिंग का, साइकेट्रिक नर्सिंग का, तो इस चीज़ का भी परिवर्तन आया। और इसके सेट होने से जो भी मानसिक रोगी है उसके उपचार में कुछ मानक तय तो हुआ ही, साथ में इनके स्तर में सुधार आया और मानसिक रोग विज्ञान के स्तर को ऊपर उठने में सहायता मिला। जाहिर सी बात है, अगर किसी को ये नहीं पता रहेगा कि हमें किस लेवल तक जाना है तो क्या होगा कि जाहिर सी बातें हैं कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें इस लेवल तक जाना है तो हम उस लेवल तक कोशिश ही नहीं करेंगे, तो जाएंगे की तो बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग में परिवर्तन हुआ कि पहले कोई मानक स्तर जो है विकसित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के मनोरोग नर्सिंग में एक स्तर का विकसित हुआ, उसमें परिवर्तन हुआ और इस प्रकार से मानसिक रोगों के उपचार में मदद मिला और उसके स्वास्थ्य स्तर में भी सुधार आया, जिससे मानसिक रोग विज्ञान के विकसित होने में भी अहम फायदा मिला। तो इस प्रकार से तीसरा है मनोरोग के स्तर में एक विकसित का परिवर्तन होना। ठीक है, मतलब मानसिक जो रोग है उसके नर्सिंग में एक लेयर, एक लेवल मतलब स्तर का विकसित हुआ। ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ इफेक्टिव केयर, प्रभावी देखभाल का चयन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो अगला पॉइंट आ गया कि प्रभावी देखभाल का चयन। अब होता यह है कि आजकल अन्य क्षेत्रों के समान मनोरोग नर्सिंग क्षेत्र में भी प्रभावी देखभाल का सिद्धांत प्रचलित है, जिससे मनोरोगी को कम खर्च पर आसानी से संपूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके कारण जो समाज के लोग होते हैं वह अपने मानसिक रोगों के प्रति जो है ज़्यादा सजग रहते हैं और ज़्यादा लाभ उठाते हैं, अस्पताल में आते हैं, जिससे जो देखभाल है वह प्रभावी होता है। अब मानिए एक अस्पताल लोग खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, और लोग उसके बारे में जान ही नहीं रहा है, तो दिन भर में एक वो 2 पेशेंट आएगा तो उससे क्या होगा, वह इफेक्टिव केयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिन भर डॉक्टर बैठे, स्टाफ बैठे, फिजूल के खर्चे लगेंगे उसका और उतना रिकवरी भी नहीं होगा, पेशेंट नहीं आएगा। तो ये जो प्रभावी देखभाल का चयन हुआ तब से जाके ये हुआ, मतलब सीधा कहिए ना कि प्रभावी देखभाल के जो है इसमें परिवर्तन आया। मतलब जो पहले देखभाल होता था वह उतना प्रभावी नहीं था, जितना धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गया उतना यह प्रभावी केयर देते गया। प्रभावी केयर का मतलब होता है कि जिस प्रकार से अन्य देखभाल अन्य क्षेत्रों में देखभाल होता है उसी प्रकार से साइकेट्रिक नर्सिंग में भी जो है इसका प्रचलन होने लगा प्रभावी देखभाल का। प्रभावी देखभाल का मतलब है कि कम खर्च पर आसानी से जो है सुविधा उपलब्ध हो जाए, जिससे जो व्यक्ति है वह ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सके। जाहिर सी बात है कि कम खर्च लगेगा और उपचार इफेक्टिव होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएगा, वहाँ दिखाएगा, उसका लाभ लेगा। तो इस प्रकार से यह प्रभावी होगा और इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया प्रभावी देखभाल में। ठीक है। नेक्स्ट है 5वां है कोड ऑफ एथिक्स को विकसित करने का परिवर्तन। अब कोड ऑफ एथिक्स के विकसित कोड ऑफ एथिक्स आप लोग पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल में कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है नर्स के लिए। ठीक है, आचार संहिता पढ़े हैं ना। तो ये आचार संहिता जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उसके नियम और कायदे को पता कराता है, उसके क्या अधिकार है, क्या अधिकार को सुरक्षा करना है, इन सब चीज़ों को बताता है, नियम कायदे कानून को बताता है, जिसके अंदर में रह के व्यक्ति अपने कार्यों को करता है। तो कोड ऑफ एथिक्स नर्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि वह मरीजों को या खुद के लिए जो है अधिकारों को जान सके और मरीजों को सुरक्षा दे सके, ठीक है, सुविधा दे सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं कोड ऑफ एथिक्स में था। लेकिन धीरे धीरे जब कोड ऑफ एथिक्स के आगे परिवर्तन हुआ तो इसमें चिकित्सक देखभाल के समय जो है रोगी व नर्स दोनों को अधिकार करने में सहायक होते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, इसमें नर्स जो होती है आपातकालीन स्थिति में भी निर्णय लेने में सुविधा होती है, क्योंकि कभी कभी नर्स को स्वतंत्र रूप में कुछ भी कार्य करना पड़ता है, डॉक्टर नहीं रहे या कोई अन्य स्टाफ नहीं रहे तो नर्स को कभी कभी खुद से ही काम करना पड़ता है, खुद से ही निर्णय लेना पड़ता है, जो कि कोड ऑफ एथिक्स के विकसित होने से इसमें परिवर्तन होने से नर्स का जो निर्णय लेने का जो स्वतंत्र रूप से सोचने का है इनके कार्यों में परिवर्तन आया। क्या क्या, पहले जो नर्स सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों और रोगी के अधिकारों को जानती थी, आगे चल के उनमें कुछ और जिम्मेदारियां भी बढ़ा कोड ऑफ एथिक्स के परिवर्तन होने से। जैसे रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना, एक नर्स को ये भी तैयार करना पड़ता है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स, ये भी एक जो है एथिक्स के ट्रेंड्स होने से परिवर्तन होने से ही आया। नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना, एक नर्स को नर्सिंग केयर प्लान भी तैयार करना पड़ता है। साइकोथेरेपी प्रदान करना, एक नर्स को ये भी जो है जिम्मेदारी है कि वह साइकोथेरेपी भी प्रदान करती है। ठीक है, स्पेशलाइज साइकेट्रिक नर्सिंग सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जो विशेषज्ञ साइकेट्रिक नर्सिंग है उसका सुविधा भी देती है। मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना, जो भी मरीज का अधिकार है उसको रक्षा करती है। मतलब धीरे धीरे जब कोड ऑफ एथिक्स में परिवर्तन हुआ तो पहले जो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब था कि सिर्फ जो है अपने लिए या मरीज के लिए सुरक्षा और
अधिकारों को जानना, उसके अलावा भी जो है कोड ऑफ एथिक्स में परिवर्तन होने से कुछ जो है जिम्मेदारियां जो नर्स स्वतंत्र रूप से कर सकती है उनके लिए बढ़ा, जैसे रिपोर्ट तैयार करना, साइकोथेरेपी देना, मरीजों को अधिकारों का रक्षा करना, ठीक है। तमाम ऐसे चीज़ें कोड ऑफ एथिक्स के अंतर्गत परिवर्तन होते गया और नर्स के लिए सब जरूरी बन गया। ओके, छठा है विशिष्टकृत देखभाल करने का प्रचलन। अब ट्रेंड्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज केयर, मतलब अब जब आगे बढ़ा तो इसमें परिवर्तन ये हुआ कि विशिष्ट देखभाल करने का प्रचलन बढ़ गया। विशिष्ट देखभाल करने का प्रचलन का मतलब हुआ कि विशिष्ट देखभाल में परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन हुआ देख लीजिए। मनोरोग में आज के समय में ध्यान समान देखभाल से हटकर विशिष्टकृत देखभाल पर केंद्रित किया जाता है। हर रोगी के रोग को विशेष मानकर उनके लिए विशेष चिकित्सीय वातावरण तैयार किया जाता है, क्योंकि हर रोगी की मानसिक व आवश्यकता अलग अलग होती है। इन रोगी के विशेष चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचारित किया जाता है, जो विशेषज्ञ चिकित्सक या नर्स द्वारा प्रदान की जाती है, जैसे चाइल्ड साइकेट्रिक, एडोलेंस साइकेट्री, जेट्रियाट्रिक साइकेट्री, मैटरनल साइकेट्री, रिहेबिलिटेटिव सर्विस। देखिए ये सब मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेंड्स इन स्पेशलाइज, ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज केयर। स्पेशलाइज केयर का मतलब होता है कि जो पहले एक मनोरोग को सामान्य मानकर जो है समान तौर पे ध्यान में रखकर देखभाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब केयर में जब परिवर्तन आया, देखभाल में परिवर्तन आया, तो इसमें परिवर्तन ये हुआ कि जो भी देखभाल प्रदान किया जाता है उसको स्पेशलाइज मानकर, मतलब विशिष्ट मानकर जो है देखभाल दिया जाता है, क्योंकि सभी मानसिक रोग अलग अलग होते हैं। सभी मानसिक रोगों का आवश्यकता, नीड्स अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा घातक मरीज होता है, आक्रामक, कोई बहुत ज़्यादा शांत मूड के होता है, कोई मंद बुद्धि के होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग माइंड सेट का जो है साइकेट्रिक जो है मरीज होते हैं। तो ऐसे में उनके विशेषज्ञ के हिसाब से जो है उनको यहाँ पे परिवर्तन हुआ कि जो बच्चा के साइकेट्रिक है उसको बच्चा साइकेट्रिक बच्चा वाले देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो वयस्क है उसके लिए वयस्क साइकेट्रिक बना, एडोलेसेंट के लिए एडोलेसेंट बना, उसी प्रकार से जीरियाट्रिक वृद्ध के लिए वृद्ध साइकेट्रिक बना। तो इस प्रकार से इस सबको स्पेशलाइज जो है साइकेट्रिक जो है बना विशिष्ट देखभाल करने के लिए, ताकि जो जिस कैटेगरी के है उसमें उसको विशिष्ट देखभाल मिल सके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चा वाले, बूढ़ा वाले, वयस्क वाले सबको एक ही तरीका से समान तौर पे ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो छठा में हो गया विशिष्ट देखभाल। ओके, सातवां यहाँ पे देखिएगा बहुत शानदार है, नर्स को एक कानूनी सलाहकार के रूप में परिवर्तन हुआ। अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो जो है नर्स को एक लीगल एडवाइज़र के रूप में भी जो है इनके सलाहकार के रूप में, इनको एक लीगल जो है सलाहकार के रूप में इनमें परिवर्तन आया। मतलब जब धीरे धीरे इसका आगे बढ़ा तो जो साइकेट्रिक नर्स में नर्स की जो भूमिका होती है, चूँकि सभी जगह पर नर्स की भूमिका चाहे कम्युनिटी हेल्थ हो, सीधा नर्सिंग का हो, या फिर साइकेट्रिक नर्सिंग या पेडियाट्रिक नर्सिंग हो, सभी जगह नर्स का एक भूमिका जो है वो जो है एडवाइज़र के रूप में, सलाहकार के रूप में भी होता है। तो ऐसे में जब धीरे धीरे आगे परिवर्तन हुआ तो साइकेट्रिक नर्सिंग में एक ट्रेंड्स ये भी आया कि इसमें एक लीगल एडवाइज़र के रूप में नर्स जो है काम करती है। मतलब वह रोगियों के परिवारों को क्या जो है कानूनी रूप से उसका अधिकार है, कानूनी जो है हितों का रक्षा करती है। कौन? नर्स, साइकेट्रिक नर्स। यानी धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ तो नर्स को सिर्फ मरीज का ही रक्षा करना नहीं रह गया, उसे जो है उससे अधिकारों का, उसके कानूनी जो भी चीज़ें हैं उसके भी जो है सलाह के रूप में, एडवाइज़र के रूप में यह काम करने लगी, ठीक है। कौन? नर्स। तो ये सारी चीज़ें यही हो गया, ठीक है। तो यही कहता है रोग के उपचार के दौरान भर्ती होने से लेकर उपचार व छुट्टी तक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन रोगी के संबंधियों को करना पड़ता है, और यह काम करने में उनका मार्गदर्शन एक मनोरोग नर्स अच्छी प्रकार से कर सकती है, परंतु उसके लिए नर्स को कानूनी प्रक्रिया का है ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। अतः नर्स को मरीज के अधिकारों की सीमाओं आदि के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। अब जब एक पेशेंट भर्ती होता है, भर्ती होने से लेकर छुट्टी होने तक जो है नर्स के साथ साथ जो वहाँ पे पेशेंट है, पेशेंट का जो परिजन है, अटेंडर है, उसको भी जो है जो भी कानून है उसका सुरक्षा उसका जो है पालन करना चाहिए। और इसके पालन करने में नर्स जो है उसे मार्गदर्शन करती है, सलाहकार की भूमिका निभाती है कि हाँ ज़्यादा हो हल्ला नहीं करो, ज़्यादा उद्दंडता नहीं करना चाहिए अस्पताल में, ठीक है। अगर तुम्हारे मरीज के साथ कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम अस्पताल में तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से ये सब सलाहकार के रूप में नर्स एक काम करती है, ठीक है। और जो भी मरीज और उसके अधिकार है उसके सीमाओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कानूनी ज्ञान होनी चाहिए। और इस रूप में धीरे धीरे जो है परिवर्तन आया, तब जाके एक नर्स जो है लीगल एडवाइज़र के रूप में भी काम करती है, ठीक है। समझ गए? चलिए
ये हो गया। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया गया है तो इंग्लिश अच्छे से देख लीजिएगा। कुल मैंने आपको 7 पॉइंट बताया। ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग सातों पॉइंट ध्यान में रखिएगा ना तो चीज़ों को अंदर में आराम से लिख सकते हैं। जो मैं आपको बताया उसी चीज़ को ध्यान में रखकर लिख देना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। इंग्लिश आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पे है, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, कहता है बताना है हमें कि NMHP क्या होता है। देखिए फर्स्ट ईयर में भी आप लोग ये पढ़े हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं समझ जाए चीज़ों को। बाकी मैं आप लोग को ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया हूँ, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। सेम क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में सेम बातें को लिखना है यहाँ भी। ठीक है, देख लीजिए ये होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को जानिए। भारत में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को समान व उन्नत बनाने एवं मानसिक रोगों से बचाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को वर्ष 1982 में शुरू किया गया। NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो भी भारत के लोग हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य स्तर को वृद्धि किया जाए, उसके स्वास्थ्य को समान बनाया जाए, मानसिक स्वास्थ्य को, उसके मानसिक स्वास्थ्य जो मनोरोग से ग्रसित है उसको उन्नत बनाया जाए, मतलब प्रोमोटिव किया जाए, और साथ में मानसिक रोगों से बचाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा 1982 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इतना सारे चीज़ आप लिख देंगे तो आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे 2 लाइन में लिखा है, बट इसको चाहे तो आप 5 लाइन में आराम से कर सकते हैं। मैंने जो बता दिया वो 5 लाइन में आराम से हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे भर भर के देने लगूँ थ्योरी तो फिर आपको भी मन नहीं लगेगा। ऐसे भी आप लोग 2 से 3 मिनट ही देखते हैं, ठीक है ना, बाकी और दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अपना दिमाग भी लगाइए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देखेंगे जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी देखे होंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है कि देश के सभी वासियों को विशेषज्ञ ग्रामीण, कमजोर व अक्षम व आदिवासी समाज में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा को लागू करना। इसका उद्देश्य देखिए, नॉर्मल तौर पर उद्देश्य लिखना है तो इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही होगा कि जो भी देश के सभी नागरिक हैं, खासकर जो ग्रामीण इलाके में है, जो आदिवासी पहाड़ी इलाके में हैं, उन सबको जो है स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है अच्छे से। तो इस कानून का यही मतलब है कि इन सभी इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य को सेवा को लागू किया जाए। ठीक है, जो भी साइकोन्यूरोसिस डिसऑर्डर है, चिकित्सक है, निवारण करने के साथ साथ इनसे उत्पन्न अक्षमताओं को सुधारना और वो ठीक करना। अब जो भी इस प्रकार से साइकोसिस होता है, जो भी मनोरोग से ग्रसित होता है, तो उसके क्षमता जो है बिगड़ जाते हैं, क्षमता जो है उसके अंदर सही नहीं रह पाता है काम करने का, बोलने का, खाने पीने का। तो इन अक्षमता जो है इसको क्षमता में बदलना, सुधारना और ठीक करना, यहाँ पे इसका मतलब, इसका उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में विकास, सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना। अब यहाँ पे ये भी तय किया गया कि जो नॉर्मल स्वास्थ्य सेवा है वहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में बताया जाए, मानसिक रोगों के बारे में बताया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मानसिक रोगों के बारे में जान सके, और अगर किसी को इस प्रकार के रोग होता है तो आकर दिखा सके, लाभ ले सके। ठीक है, उसके बाद है व्यापक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक विकास में मानसिक स्वास्थ्य को, ज्ञान को अपनाना। अब जो भी नर्स इस कार्यक्रम में काम करती है उसका यह उद्देश्य होता है कि वह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रोगों के बारे में बताए। वह कोई अन्य सामान्य रोगों के बारे में भी बता रही है तो उसे मानसिक तौर पे कैसे स्वस्थ रहा जाए, इन सब चीज़ों को भी बताना चाहिए। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर यह मानसिक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मानसिक स्वास्थ्य के पीछे काम करने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। तो इसको कैसे आप इसके उद्देश्य को लिख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या क्या जो है पर्पज, उद्देश्य हो सकता है, खुद आप इसको जो है इसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको पास दिमाग होगा कि एक कार्यक्रम वो भी मानसिक क्षेत्र में क्या रोल हो सकता है, उस चीज़ को हमको लिखना है, उसका उद्देश्य लिखना है कि क्या क्या इसका उपयोग हो सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक रोगियों को आवश्यक देखभाल करना। ठीक है, मानसिक रोगियों में जो है गलत अवधारणाओं को दूर करना, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो है मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, दूसरे अन्य क्षेत्रों से मानसिक स्वास्थ्य में लोगों को जोड़ना। ठीक है, इनके बारे में बताना, मानसिक रोगियों को मानसिक रोगों को रोकथाम करना। तो ये सब आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से। जो मैं बता दूँ वही रट के जाके लिख देंगे तो नॉलेज इससे नहीं बढ़ता है, खुद से सोचना आपको पड़ेगा। मैंने 4 पॉइंट बताया, इसी 4 पॉइंट से आप कहिएगा तो मैं 20 पॉइंट
लिख दूंगा, लेकिन ऐसा 20 पॉइंट लिखने की क्षमता आपके अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका क्रियान्वयन कर, इसके अंदर कौन कौन से काम होता है, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसके अंदर कौन कौन से काम होता है, चलिए काम को देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का क्रियान्वित किया जाता है, काम किया जाता है। देखिए, जिन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता दिया जाए। अब वैसा क्षेत्र, इसके अंतर्गत वैसा काम किया जाता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर मानसिक स्वास्थ्य सेवा अगर उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ पर इसे प्राथमिकता सबसे पहले वैसे क्षेत्रों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को संलिप्त रहेंगे। मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में सामुदायिक संलिप्तता महत्वपूर्ण है, जैसे किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्या, नशाखोरी आदि। अब देखिए, समाज में जो भी होने वाला समस्या है जैसे नशाखोरी, किशोरों के व्यवहार में से संबंधित परिवर्तन, तो ऐसे ऐसे चीज़ों में जो है ये कार्यक्रम किया जाता है ताकि लोगों को नशाखोरी से छुड़ाया जाए, व्यवहार में परिवर्तन किया जाए किशोर को। ठीक है, साथ में इसमें प्रखंड, जिला और ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी होते हैं वह जो है इसमें संलिप्त होते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। ठीक है, तो ये सब काम किया जाता है। तीसरा देखिएगा, यहाँ पे मनोरोग चिकित्सा के उक्त उच्च केंद्रों द्वारा अन्य चिकित्सक संस्थानों को उचित सहयोग एवं जानकारी प्रदान की जाएगी। अब जो मनोरोग चिकित्सा के उच्च केंद्र है वह अन्य संस्थानों को उचित सहयोग व जानकारी प्रदान करेगी मेंटल हेल्थ के बारे में, मनोरोग के बारे में, मनोरोग स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, जैसे कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज है तो वह सबके गुरु होगा, तो वह जितने भी उससे निम्न का सेंटर है वो सबको इसके बारे में जानकारी देना, इसके बारे में जो है बताना। ठीक है, अन्य केंद्रों को जानकारी प्राप्त करना, सहयोग करना, यह काम होता है उच्च केंद्रों का। ठीक है, चलिए चौथा है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा को पहले से चल रहे व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया गया। अब जो पहले से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल मेंटल हेल्थ केयर चल रहा है सेवा, उसको और ज़्यादा व्यापक बनाया जाए, इस पर जोर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य कार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वह जो भी टाइप का जो है कर्मी हो, जो भी टाइप का वह अपना कर्मचारी हो, सबको जो है इसके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारी को प्रशिक्षण देना, इसके अंतर्गत यह कार्य किया जाता है। बट ऐसा होता नहीं है कि सभी स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षण दिया जाए मेंटल हेल्थ के कार्यक्रमों के बारे में, ऐसा नहीं होता, नहीं देता है लोग। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें हैं, इस कार्यक्रम के अंदर ये काम किया जाता है कि अन्य कर्मचारियों को भी इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से यह 5 पॉइंटें मैं इसके क्रियान्वयन में बता दिया कि इसके अंतर्गत ये सब कामें होता है। ठीक है, बाकी मैं बता दूं, इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इस कार्यक्रम में नर्स की भूमिका बताएं। तो नर्स की भूमिका आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि शिक्षक के रूप में भूमिका, ठीक है, एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में, ठीक है, प्रबंधक के रूप में। ओके, उसके बाद जो है बहुत सारे चीज़ों के रूप में नर्स की भूमिका होता है, जो कि फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं और यहाँ भी आप लोग नर्स की भूमिका पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर नर्स की भूमिका पूछ दे तो फर्स्ट ईयर में कितने बार पढ़ा चुके हैं कि टीचर के रूप में एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, एज ए लीगल एडवाइज़र, एज ए एडवोकेट, तो बहुत सारे चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है। इस रूप में नर्स का भूमिका होता है। अगर भूमिका पूछेगा इस कार्यक्रम में तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने अभी भी बहुत सारा नाम बता दिया है, कैच करने वाले कैच कर लिए होंगे, और वीडियो नहीं देखने वाले तो 2 मिनट 3 मिनट ही वीडियो को देखकर चले जाते हैं। रियल बातें हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं। मैं ये 25-30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, क्या कर रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख रहे हैं। बताइए, 30 मिनट की वीडियो, 25 मिनट की वीडियो को 2-3 मिनट लोग वीडियो देखते हैं, तो वीडियो नहीं देखते हैं। और जब एग्ज़ाम आएगा तो कहेंगे सर मेरे को तैयारी नहीं हुआ, क्या करे, ये करे वो करे, दिस डेट बहुत रंग के बात बताएंगे। और अभी हम मेहनत कर रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी चलिए कोई बात नहीं, पढ़ने वाले पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं पढ़ने वाले PDF ही डाउनलोड करके मोबाइल में स्टोर करते जाइए, कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।